हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा उत्तराखंड पुलिस स्पेशल मॉक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 45 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। और ये सीरीज़ आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगी, तो आप सभी लोग हमारी सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। आज किस क्लास में आप सभी को टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपको इसी क्लास में ही बताए जाएंगे। तो आप चाहें तो इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट्स रहते हैं आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो चलिए, आज के इस मॉक सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी विद एम के नाम से बना हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, भातखंडे संगीत महाविद्यालय किस जनपद में स्थित है? तो देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भातखंडे संगीत महाविद्यालय ये स्थित है आपके अल्मोड़ा जनपद में। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। भातखंडे संगीत महाविद्यालय की स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1989 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा में की गई थी और यहाँ सभी प्रकार के शास्त्रीय गायन और नृत्यों की शिक्षा प्रदान की जाती है। तो भातखंडे संगीत महाविद्यालय है आपके अल्मोड़ा जनपद में। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड में साधुओं का शहर के नाम से जाना जाता है। देखिए, साधुओं का शहर नाम से जाना जाता है आपका ऋषिकेश शहर। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, ऋषिकेश देहरादून जिले का एक उपनगर है, यानी कि देहरादून जिले का ये एक प्रमुख शहर है और ऋषिकेश गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है तथा इसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और इसकी पवित्रता के फलस्वरूप यहाँ अनेक साधु संत निवास करते हैं, जिस कारण ऋषिकेश को साधुओं का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये स्थित है आपके मनीला में। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस में स्थित है और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो वर्ष 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखें, मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को डैश भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और झूम कृषि से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा। तो देखिए, मध्य प्रदेश में खेती की जो कृषि विधि है झूम कृषि, इसको डैश भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको दहिया भी कहा जाता है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को दहिया भी कहते हैं और इसके अतिरिक्त यहाँ झूम कृषि को वेवर, दीपा आदि नामों से भी जाना जाता है। वेवर और दीपा आदि नामों से भी झूम कृषि को जाना जाता है मध्य प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया था वर्ष 2005 में। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिए। देखिए, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन वर्ष 2005 में किया गया और परिषद की शीर्ष संस्था जो है ये आम सभा है, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त प्रणाली की शुरुआत हुई। ये भी आपका काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 1916 में। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1916 में हुई और वर्ष 1993 में 74वें
संविधान संशोधन द्वारा इन निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी। तो देखिए अस्कोट जो है ये आपके किस जनपद में है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है अस्कोट। और प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी किस राजवंश की? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कत्यूरी राजवंश की। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। कत्यूरी राजवंश की जो राजधानी थी प्राचीन काल में वो कहाँ पे थी? अस्कोट में थी। तो ये ध्यान रखेंगे, जो कि पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत आता है आपका अस्कोट। और यहीं पे एक वन्य जीव विहार भी है, अस्कोट वन्य जीव विहार। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस तटवर्ती शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल अवस्थित है? तो देखिए भारत के किस तटवर्ती शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल अवस्थित है? ये है आपका मुंबई। ये शहर है आपका मुंबई शहर, जहां पर सबसे लंबा समुद्री पुल अवस्थित है। यानी कि ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मुंबई शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल स्थित है और यह माहिम वे नदी पर स्थित बांद्रा वर्ली या राजीव गांधी सी लिंक है। और यह पुल अरब सागर के हिस्से को बांद्रा से अरब सागर के हिस्से को बांद्रा से जोड़ता है। और इसकी कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो 5600 मीटर इसकी कुल लंबाई है इस पुल की। अगला क्वेश्चन है, भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए भारत में 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस के रूप में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत में 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। और एक अन्य शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। तो दोनों ही डेट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? मधुबनी कला ये प्रसिद्ध है कहाँ पर? मिथिला में। मिथिला में प्रसिद्ध है, मिथिला में मधुबनी कला जो है। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये पौ नहीं है, केवल मिथिला है, मिथिला में ये प्रसिद्ध है मधुबनी कला। ये ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण ये आपका क्वेश्चन है। मधुबनी कला बिहार के मिथिला में प्रसिद्ध है। मिथिला कहाँ पर स्थित है? किस राज्य में? बिहार राज्य में स्थित है। तो बिहार के मिथिला में मधुबनी कला फेमस है और इसे मधुबनी चित्रकला अथवा मिथिला पेंटिंग कहा जाता है। और यह वर्तमान में बिहार के दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी तथा नेपाल के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित है। और यह कपड़ों, दीवारों और कागज पर बनाई जाती है और इस पेंटिंग के तहत देवी देवताओं के चित्र, सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधों आदि के चित्र निर्मित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है? जिन लोगों ने अभी भी सेशन को शेयर नहीं किया है, आपको ये सेशन शेयर कर लेना है। और आपको आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। जिन लोगों ने अभी भी सेशन को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज़ आपको यहाँ पे डेली प्रोवाइड की जा रही है रात को 8 बजे, और सुबह 10 बजे आपको वन लाइनर सीरीज़ भी दी जाती है। तो वन लाइनर सीरीज़ भी आप सुबह 10 बजे डेली फॉलो कर सकते हैं। अगला देखिए, ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है? तो देखिए ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल, POP3 प्रोटोकॉल उपयोग में आता है। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ईमेल प्राप्त करने के लिए POP3 नामक प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। इसका पूरा नाम क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3P इसका पूरा नाम होता है। और यह हमें हमारे कंप्यूटर पर ईमेल मैसेज को डाउनलोड तथा प्राप्त करने में सुविधा देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला ओलंपिक खिताब विजेता कौन है? तो देखिए भारत की पहली महिला ओलंपिक खिताब विजेता हैं कर्णम मल्लेश्वरी।
ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली महिला ओलंपिक खिताब विजेता है कर्णम मल्लेश्वरी और इन्होंने वर्ष 2000 में ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। वर्ष 2000 में इन्हें कांस्य पदक प्राप्त हुआ, कांस्य पदक जीता इन्होंने वर्ष 2000 में। और ये भारत की प्रमुख महिला भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टर हैं। ये ध्यान रखेंगे, वेट लिफ्टर यानी भारोत्तोलक हैं ये। और ये कहाँ की रहने वाली है? आंध्र प्रदेश राज्य की, आंध्र प्रदेश राज्य की ये रहने वाली है कर्णम मल्लेश्वरी। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह में पर्वतों की संख्या है। तो देखिए उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह जो है इसमें पर्वतों की संख्या कितनी है? पर्वतों की संख्या है इसमें 3। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए आप सभी को सेशन पसंद आ रहा है तो आप लाइक जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस सेशन को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। देखिए उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह पर पवित्र गंगा नदी के प्रवाह के साथ 3 पर्वतों को दिखाया गया है और पर्वत चोटियों के बीच में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है, एकीकृत औद्योगिक नीति 2008 के अंतर्गत उत्तरकाशी जनपद को किस श्रेणी में रखा गया है? तो देखिए एकीकृत औद्योगिक नीति 2008 के अंतर्गत उत्तरकाशी जो जनपद है इसको किस श्रेणी में? श्रेणी ए में रखा गया है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एकीकृत औद्योगिक नीति की अगर हम बात करें तो यह नीति वर्ष 2008 में मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी द्वारा पेश की गई थी और इसका उद्देश्य राज्य के पहाड़ी व दूर दराज के क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। जहां औद्योगिक प्रक्रिया नहीं हो सकती, जहां पर औद्योगिक प्रक्रिया नहीं हो सकती वहां पर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है इसका उद्देश्य। और इस नीति का लाभ वर्ष 2025 तक उपलब्ध होगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? देखिए उत्तराखंड राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान ये स्थित है आपके कहाँ पर? काशीपुर में। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड भारतीय प्रबंधन संस्थान उत्तराखंड राज्य के कहाँ पर? काशीपुर में स्थित है। काशीपुर जो कि आपके उधम सिंह नगर जनपद के अंतर्गत आता है। देखिए उत्तराखंड में भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर में स्थित है और यह एक सार्वजनिक बिजनेस स्कूल है और यह सरकार द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना, सरकार द्वारा ये 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखें, क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? देखिए क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य जो है ये संबंधित है किस राज्य से? ये संबंधित है आपके असम राज्य से। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है और यह 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है और इस नृत्य के संस्थापक पूछ लिए जाते हैं अक्सर। तो महान संत श्री मनता शंकर देव इसके संस्थापक हैं, ये ध्यान रखेंगे, शंकर देव इसके संस्थापक हैं, श्री मनता शंकर देव इसके संस्थापक हैं क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य के। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की थी? तो देखिए केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने सहमति प्रदान की थी 12 अप्रैल 2017 को। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर कानून को भारत के राष्ट्रपति ने 12 अप्रैल 2017 को सहमति प्रदान की थी। और देखिए सीमा शुल्क को छोड़कर केंद्रीय एवं राज्य स्तर की सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के संदर्भ में अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर 1 जुलाई 2017 से इसे लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध निर्माण कार्य किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो देखिए टिहरी बांध निर्माण कार्य इसको प्रारंभ किया गया था वर्ष 1978 में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखिए आपका टिहरी बांध जो है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ये ध्यान रखेंगे। और यह बांध जो है ये किस नदी पर बनाया गया है? भागीरथी नदी पर। भागीरथी और भलंगना नदी के संगम पर यह बांध स्थित है, टिहरी बांध। और वर्ष 1978 के बाद आर्थिक व पर्यावरणीय प्रभाव के कारण इसमें देरी हुई थी तथा इसका निर्माण कार्य वर्ष 2006 में पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण का प्रयास कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, देखिए आप जरूर ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को। स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण का जो प्रयास किया गया था ये किया गया था वर्ष 1978 में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण का प्रयास वर्ष 1978 में किया गया था और इसके तहत 1000, इसके अलावा 5000 तथा 10,000 के नोट चलन से बाहर कर दिए गए थे। और इस समय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। और देखिए 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया था। और इससे पूर्व वर्ष 1946 की अगर हम बात करें तो वर्ष 1946 में भी भारतीय मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे, स्वतंत्र भारत में पहली बार पूछा है तो पहली बार वर्ष 1978 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया था? तो देखिए कौन सा वंश था जिसने दक्षिण भाग पर, भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया? ये था आपका राजपूत राजवंश, राजपूत वंश था ये। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए चेर, इसके अलावा चोल और पांडे, चेर, चोल और पांडे राजवंश की अगर हम बात करें तो चेर, चोल, पांडे वंश दक्षिण भारत में शासन करने वाले प्रमुख राजवंश थे। जबकि राजपूत जो है, राजपूत उत्तर भारत स्पेशली पश्चिमोत्तर भाग पर शासन करने वाले राजवंश थे। और इसमें चौहान, चहमान, परमार एवं चंदेल प्रमुख थे। ध्यान दीजिएगा राजपूतों में भी कौन प्रमुख थे? चौहान हो गए, इसके अलावा चहमान और परमार एवं चंदेल ये प्रमुख थे। तो ये उत्तर भारत पर शासन करने वाला राजवंश था राजपूत वंश। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ओके गाइज, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।